नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर हिमाचल की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और तूफान से मची तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के कई जिलों और शहरों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राज्य में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आईएमडी ने राज्य के सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आईएमडी ने कहा कि शनिवार 26 अगस्त से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आपदा क्षेत्र का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को जल्द से जल्द संपर्क मार्ग खोलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों के साथ बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आनी में 11 भवन जमींदोज हो गए। उस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल्लू में सब्जियों की गाड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। कल तक सभी सब्जियां मार्केट में पहुंच जाएंगी। उन्होंने शिमला में हुए नुकसान पर भी कहा कि इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लगभग 12,000 करोड़ नुकसान का अनुमान है। देखिए, आनी में तकरीबन 11 बिल्डिंग्स जो है वो जमींदोज हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी मेहनत से इन परिवारों ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई होती है, एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया होता है। मैं उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए गया था और फिर मुझे पता लगा कि कुछ सब्जियां जो कुल्लू में पड़ी है, हमने अल्टरनेट रूट निकाल दिया उसका कि बाया आनी होके निकालिए और जो भी उनको सुविधा देनी है, जो हमारे ये जो गाड़ियां हैं जिसमें छोटे जो क्या बोलते पिकअप जो है उसको बाया आनी होके निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल कल शाम तक हम कुल्लू से सारी गाड़ियों को निकाल कर उनकी सब्जी मार्केट तक पहुंचा देंगे। सर, शिमला में भी तो कभी किया नहीं जा सकता, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान का। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को 143 सरकारी स्कूल डिनोटिफाई कर लिए हैं। इनमें 117 प्राइमरी और 26 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूलों में 2 या इससे भी कम बच्चे पंजीकृत थे। इसे देखते हुए सरकार ने इन स्कूलों को तालाबंदी कर दिया है। डिनोटिफाई स्कूलों में तैनात स्टाफ को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले सरकार लगभग 402 स्कूलों को बंद कर चुकी है। कुल मिलाकर अब लगभग 545 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इन्हें बंद करने से पहले सरकार ने मापदंड तय किए थे। इसके मुताबिक जिन प्राइमरी, मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूल क्रमशः 10, 15, 20 और 25 से बच्चों से कम यहाँ पर संख्या होगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अभी ज़्यादातर स्कूल 0 एनरोलमेंट या 2-4 बच्चों वाले स्कूलों को ही बंद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के उपमंडल घुमावरी में शहर के व्यापारियों ने प्रधान हेमराज संख्यान की अध्यक्षता में उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी को प्रवासियों के पंजीकृत हेतु ज्ञापन सौंपा और महत्वपूर्ण विषयों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। बता दें, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक घुमावरी और कालाधान आबकारी विभाग सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि घुमावरी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रवासियों की वजह से घुमावती की जनता और आसपास के क्षेत्रवासियों में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति रोष पनपता दिख रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि तय अवधि में इनका पंजीकरण करे और पंजीकरण करने से पहले उनकी राज्य के पुलिस थानों में इनके बारे में जानकारी हासिल करें। व्यापारी वर्ग घुमावरी के द्वारा ये ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रवासी यहाँ पे वस्तुएं बेच रहे हैं और ना तो उनका कोई प्रॉपर पंजीकरण है और ना ही वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि सभी की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो
और ये कहाँ से आए हैं ये भी वेरीफाई करें। और जिस भी किराएदार के घर ये रुके हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पुलिस में ये जानकारी दें ताकि उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। तो इस ज्ञापन के ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें विशेषता हमने 2-3 बातों का जिक्र किया है। एक तो जो बाहर के राज्यों से जो व्यापारी आए हैं और बिना जीएसटी के यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं, उसके लिए हमने विभाग को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जैसे लोकल व्यापारी जीएसटी देकर के माल बेच रहा है और सरकार को फायदा हो रहा है, उसी तरह बाहर का जो व्यापारी है वो भी यहाँ पर आकर के जीएसटी दे और तब अपना माल बेचे। दूसरा हमारा मुद्दा ये था कि कुछ बाहर के राज्यों के ऐसे लोग आए हुए हैं जो कभी रेडी लगाते हैं, कभी फेरी वाले बन जाते हैं, कभी कुछ सामान बेच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके उनको पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए और उसके बाद ही उनको अलाउ करना चाहिए कि अपना सामान। जो प्रवासी हैं यहाँ पे आते हैं तो इनके ऊपर जो इनके लिए मापदंड हैं वो लगातार ही किए जाएंगे जब तक जो इनका पंजीकरण है, इनकी जो वेरिफिकेशन करवाई जाती है थानों से, या इनका जो एरिया यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, या और जो इनकी इश्यूज़ हैं वो लोगों को जिनके घरों में ये रहते हैं उनको भी बताया जाएगा कि बिना पंजीकरण के ये थानों को बिना सूचित किए कोई भी बाहर से जो व्यक्ति आता है उनको ना डराएं और पंजीकरण यहाँ करवाने के बाद ही जो भी इनका कारोबार। हिमाचल में मौसम की मार सेब की फसल को भी झेलनी पड़ रही है। इस बार सेब की फसल पहले से कुछ कम है। मंडियों में 120 रुपए किलो बिक रहे सेब के बीच अडानी ने 95 रुपए किलो सेब खरीदने के दाम निर्धारित किए हैं। ऐसे में सेब के दाम गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मूल्य को बागबानों से बेईमानी करार देते हुए कहा कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। कुलदीप राठौर ने कहा कि मौसम की मार से बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं सड़कें बंद होने की वजह से सेब को बागवानों से बाजार तक पहुंचाने में मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी के रेट से सेब की मार्केट पर असर पड़ेगा, इसीलिए अडानी समूह को तुरंत प्रभाव से सेब का दाम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। सरकार का अडानी के साथ कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। अडानी हिमाचल में खासकर हमारे क्षेत्र में 3 सीए स्टोर चलाते हैं। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सेब के रेट जो है घोषित किए। जो उच्चतम उनका था प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब है उसका 95 रुपए, बाकी की जो है वो उसके मूल्य जो है कम है। अब प्रीमियम का मतलब प्रीमियम होता है। अब जब मार्केट में सेब 120 रुपए तक बिक रहा है, आज मैंने पढ़ा कि 125 रुपए भी बिका है, तो ये बहुत मूल्य कम है। और मैंने आपको याद होगा विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दा उठाया था कि जब अडानी अपना मूल्य घोषित करते हैं उसका प्रभाव जो है पूरी मार्केट पे पड़ता है और मार्केट जो है स्लैश हो जाती है। और इस तरह की संभावना से इस बार भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब मार्केट में 110, 120, 125 रुपए का बढ़िया सेब मिल रहा है, अच्छा वो प्रीमियम वो तो मिक्स होता है जो आड़ती लेते हैं, लेकिन वहां तो सेब छांट के लिया जाता है और बाकी का जो दूसरा सेब है कम क्वालिटी का, उसके दाम वो जो है उसी हिसाब से कम करते रहते हैं। अब मैंने विधानसभा में भी पूछा था, आज भी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से जो है मार्केट में सेब के मूल्य निर्धारित करते हैं। वो सिर्फ अपने आप में निर्धारित करते हैं। अब कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो मार्केट में जो ओपन मार्केट में जो सेब बिक रहा है उसको भी वो देखें, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, किसानों और बागवानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें, उसके बाद जो है वो मूल्य जो है घोषित करें। लेकिन वो अपने आप में मूल्य घोषित करते हैं जिससे मार्केट जो है मार्केट में किसानों और बागवानों को नुकसान होता है। और मैंने ये बात आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मैंने उनके ध्यान में बात लाई।
औद्योगिक क्षेत्र बत्ती बरोटीवाला नालागढ़ पर लगातार आपदा की मार पड़ रही है। शुक्रवार सुबह पिंजौरी बद्दी एनएच पर बद्दी बैरियर पुल को पिछले 2 दिन से धंसा हुआ था, वह बीचों बीच से टूटकर गिर गया, जबकि हरियाणा सीमा पर मंडावाला पुल जो NHAI द्वारा अल्टरनेट पुल तैयार किया गया था वह भी टूट गया है। इस पुल के टूटने से इंडस्ट्री को एक बार फिर से गहरा झटका लगा है, क्योंकि पहले से ही इंडस्ट्री नेशनल हाईवे न चलने से नुकसान झेल रही है। अब एक बार फिर नेशनल हाईवे की जल्द चलने की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। वहीं बरोटीवाला में देर रात एक नाला पार कर रही कार तेज हवा के साथ बह गई। कार में पति पत्नी समेत एक बच्चा था। व्यक्ति ने तुरंत बच्चे को बाहर फेंक दिया, जबकि खुद भी बाहर निकल गया, लेकिन महिला बाहर नहीं निकल पाई और पानी के बहाव के साथ बह गई। सुबह कुछ दूर तक कार मिली, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। जो बद्दी पिंजौर रोड पे मड़ावाला पुल है और जो चरनिया पुल है या फिर जो बद्दी टोल बैरियर के साथ जो हमारा पुल अभी कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बारे में हमने NHAI की अथॉरिटीज़ से बात करी थी और आज उनके जो ऑफिशियल्स हैं पुल को विज़िट करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं। तो उनकी विज़िट के बाद हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन क्लियर हो पाएगी कि कब हम उसको कितनी देर तक उसको रिपेयर करा के रीस्टार्ट करवा पाएंगे। सेकेंडली जो आपने माजरी का बताया, माजरी और जो नवानगर 2 गांव हैं बल्द खड़के दोनों तरफ, उस क्षेत्र में हमने और कल ADC साहब के साथ और CPS साहब के साथ उस क्षेत्र को हमने देखा था जाके, तो तब तक तो वो पुल ठीक था। और लेकिन जो माजरी और नवानगर दोनों गांव ही जो बल्द खड़ की तरफ धीरे धीरे स्लाइड हो रहे हैं, तो आज जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि माजरी गांव और नवाग्राम को जो कनेक्ट करने वाला पुल था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने कुछ एक लोकल लोगों से बोला है कि उसको चेक करके दोबारा बताएं। जैसे हमें सूचना प्राप्त होती है हम उस पर एक्ट करेंगे। अभी मैम बद्दी पुलिस द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिससे कि चाहे ये पुल टूट गए हैं उसके बावजूद भी मतलब जो यातायात की आवागमन की सुविधा है वो चालू रहे, तो उस ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जा रहा है। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो NHAI की अथॉरिटीज़ हैं उनसे फॉलो अप करके इन सभी पुलों को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करवाएं, और नहीं तो कोई कॉजवे बनवा के जो मूवमेंट है उसको रीस्टार्ट करवा लें। सर जो हेलीपैड के साथ जो 2 अप्रोच रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, उनके बारे में जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वो अप्रोच रोड्स BBNDA के अंडर आते हैं। तो जो BBNDA के अधिकारी हैं उनको इस बारे में अवगत करवा दिया गया है और उनके जो इंजीनियर्स हैं वो जल्दी साइट पे जाके उसको चेक करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को। अगर उसमें कोई स्ट्रेंथनिंग मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी BBNDA के द्वारा किया जाएगा। पहले तो जो हमारा प्रयास रहेगा, पुलिस का भी प्रयास रहेगा और लोकल लोगों का प्रयास यही होगा कि हम यही आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जो लेडी हैं वो सेफ़ हों, और सबसे पहले जो हमारा प्रयास है उनको बचाने का ही रहेगा। अगर उसके बाद जो हमें सूचना प्राप्त होगी फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्ट किया जाएगा। सर खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप्स ऑफ होप ग्रुप नाहर द्वारा डाइट नाहर में रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 80 छात्र छात्राओं ने ब्लड ग्रुप की जांच कराई। बता दें ड्रॉप्स ऑफ होप ग्रुप के साथ लगभग 800 सदस्य जुड़े हुए हैं। ये सदस्य आपातकाल की स्थिति में जिनको खून की जरूरत होती है उनकी मदद करते हैं। ग्रुप के सदस्य मेडिकल कॉलेज नाहन के अलावा चंडीगढ़ PGI, सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज मोहाली, देहरादून, अंबाला, पंचकुला, शिमला आदि जगहों में लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ग्रुप का उद्देश्य है कि किसी भी मरीज की खून की कमी से जान न जाए। वो हमने किया है। बहुत सारे हमारे ट्रेनी जैसे पाए गए जिनको कि अपने ब्लड ग्रुप का मालूम नहीं था, तो आज उनको इस संस्था के माध्यम से जो है उनका ब्लड ग्रुप की जो है पता लगा है, और साथ में प्रेरित भी किया गया है कि जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी को ब्लड की तो वो अपने आप को आगे आए और उस आवश्यकता के अनुसार, जिसका कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो जिस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो उन लोगों को, उन युवाओं को जो है वो आगे आना चाहिए और वो अपना खून वहाँ पर दान करें। रक्तदान जो है वो सबसे बड़ी सेवा होती है, लेकिन रक्तदान से पहले करने का जो चरण था वो आज हमने अपने डाइट के उस युवाओं के साथ किया है कि पहले हमें अपना
रक्त का जो समूह है वो तो पता होना चाहिए। तो जब रक्त समूह पता होगा तब उसके बाद ही हम रक्तदान कर सकते हैं। तो आज ये ईशान राव जी के माध्यम से जो इनकी संस्था है, ड्रॉप ऑफ होप की संस्था है, इसके माध्यम से आज ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सरकार के निर्णय के विरोध में एचआरटीसी परिचालक उतर गए हैं। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कृष्णचंद ने कहा कि अब लोग एचआरटीसी बसों में व्यावसायिक और घर का सामान भी ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आधार पर टिकट लगेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एचआरटीसी प्रबंधन के द्वारा बिना सोचे समझे लिया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से कूली का प्रावधान करने के लिए मांग की। बस में सामान की जिम्मेदारी परिचालक की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले विसंगतियों को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। मैं कृष्णचंद, प्रांतीय प्रधान, स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश। आज ये बैठक बुलाई गई है, क्या डिस्कशन हो रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया से आए हुए मेरे बंधु, मैं कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की बैठक हुई। बैठक में परिचालकों की वेतन विसंगति को लेकर के जो मुद्दा था काफ़ी गरमाया और परिचालकों द्वारा एक सुर में आवाज़ उठाई गई कि हिमाचल सरकार द्वारा हमें 6 महीने का समय जो है दिया गया था कि 6 महीने का समय हमें जो है वेतन विसंगति का हल निकालने के लिए दिया जाए, लेकिन 6 महीने का समय से ज़्यादा होने पर आज परिवहन निगम का परिचालक वो जागरूक हुआ है और अपने वेतन विसंगति को लेकर के फिर जो है अपनी मांग को लेकर के प्रबंधन व सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है तथा प्रबंधन द्वारा जो 21 तारीख को परिवहन निगम में निगम की बसों में सामान को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी जो परिचालकों के ऊपर सौंपी है, उसका भी परिचालक यूनियन हिमाचल प्रदेश इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है, क्योंकि जो सामान परिवहन निगम की बसों में आएगा और जाएगा उसकी जिम्मेदारी जो है निगम के परिचालकों की नहीं होनी चाहिए। अगर सामान जैसे कि पहले भी जाता था और आता था, उसके लिए जो है बस में एक प्रबंधन द्वारा कुल्ली का प्रबंध किया जाता था, वही उसकी देखभाल करता था और कुल्ली ही उस सामान को ले जाने और लाने के लिए उसकी भूमिका निभाता था। तथा मैं आसमानी आफत के साथ अब प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। शिमला में आईजीएमसी हॉस्पिटल में 590 लोगों के स्क्रब टाइफस के टेस्ट किए हैं, जिनमें 130 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं स्क्रब टाइफस से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा पीलिया और आई फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पीलिया के 82 मामले सामने आ चुके हैं और आई फ्लू के 10 से 15 मामले आईजीएमसी में हर दिन सामने आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आते हैं। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु से संक्रमित पिप्सू के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों और घर के आसपास घास में रहने वाले चूहों से पनपता है। इसमें लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे पास ये स्क्रब टाइफस और हेपेटाइटिस के केसेस आते हैं बरसात के टाइम में। तो इस वक्त भी हम आईजीएमसी में भिन्न भिन्न भागों से, जो प्रदेश के विभिन्न जिले हैं और भाग जगह हैं, वहां से हमारे पास पीलिया के और स्क्रब के केसेस आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास स्क्रब के
लगभग 590 केसेस आए हैं, जिनमें से 130 केसेस जो हैं पॉजिटिव हैं। और ये मैक्सिमम केसेस जो हैं हमारे शिमला बेल्ट, सोलन और कुछ सिरमौर से हैं, और जिनमें से अभी जो हमारे पास 3 डेथ हुई हैं स्क्रब में, 2 डेथ जो हैं वो सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं हमारे पास, और 1 डेथ हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और हेपेटाइटिस में हमारे पास अभी तक 201 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से हमारे पास हेपेटाइटिस ए के 74 केसेस हैं और हेपेटाइटिस ई के 8 केसेस हैं। आपने अक्सर गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन प्रसव के बारे में सुना होगा, लेकिन पशुओं के भी सिजेरियन प्रसव सफलतापूर्वक हो सकते हैं, जिनकी लोगों को कम ही जानकारी है। शिमला के गांव तलौटी खटनौल के पशुपालक विनय कुमार की गाय का पशु चिकित्सक अधिकारी तारा देवी, डॉक्टर सुनील शर्मा और अक्षय धवन पशु चिकित्सा अधिकारी देवला जिला शिमला की संयुक्त टीम ने सिजेरियन ऑपरेशन कर गाय की जान बचाई। बछड़े की पेट में ही मृत्यु हो गई थी, जिससे गाय की जान को भी खतरा हो गया था। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में इस तरह की सफल सर्जरी होने से खुशी का माहौल है। लोगों को पशुओं के प्रसव के सिजेरियन ऑपरेशन की कम ही जानकारी है, इसीलिए पशुपालक विनय कुमार ने भी लोगों को इसको लेकर जागरूक होने का आवश्यकता बताई, ताकि इस तरह की आपातकालीन स्थिति में पशुओं की जिंदगी बचाई जा सके। मैं विनय कुमार ग्राम पंचायत खरनौल से बिलोंग करता हूँ, तहसील सुनी, डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ती है। तो दरअसल थोड़ा ये हुआ कि मेरे गाय में थोड़ी दिक्कत हो चुकी थी, गाय के प्रसव में थोड़ी दिक्कत हो चुकी थी, जिसमें अपने देवला से अपने डॉक्टर साहब अक्षय धवन जी आए थे और उन्होंने गाय को देखा। गाय की डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और गाय को नियर बोर्ड कोई 9 मंथ प्लस 5 डेज ओवर हो चुके थे, तो जिसमें गाय के प्रसव में दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जब वो स्पॉट पे आए, उन्होंने गाय को चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये सिजेरियन केस है। तो उन्होंने अपने तारा देवी फ़ोन करके अपने डॉक्टर सुनील शर्मा जी को आग्रह किया और वो टाइमली आए और उन्होंने नियर बोर्ड वो 7 बजे खरनौल पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की, और जिसमें उन्होंने गाय का बच्चा मर चुका था और उन्होंने सिजेरियन किया। नियर बोर्ड वो 6 बजे शुरू हो चुके थे और नियर बोर्ड कोई 11 बजे उन्होंने पूरा सिजेरियन करके गाय की जान को बचा दिया है। आने वाले टाइम में मेरा ये आग्रह रहेगा कि आदमी को इस चीज़ में जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ में आदमी को डिले नहीं करना चाहिए और इस चीज़ में बंदे को अपनी आगे अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कारगिल में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार के झूठे वादे किए हैं। आपकी इन सभी परेशानियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है।
आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।